एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास चल रही है क्या? सभी बच्चों को मेरी क्लास दिख रही है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? यस और नो में वापस से जवाब दे दीजिएगा। हाँ। यस। तो ऑडिबल भी हूँ और विजिबल। सामने मैंने क्लास चला ली है। सो कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? सो दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हमारे अब पहुंच चुके होंगे स्कूल। सिंस आज क्या है? आज मंडे है, ट्यूसडे है, क्या दिन की ही जाते हैं? कौन सा डे है आज? आज वेंसडे है। जब स्कूल जाया करते थे तब तो याद रहता था कि यार मंडे आ गया, यार संडे खत्म हो गया। अब नहीं याद रहता है। जब बचपन में नहीं भी याद रहता था ना, कि पूछती थी मैं मम्मी से कि मम्मी आज कौन सा वार है, कहती स्कूल नहीं जाती तू, तुझे नहीं पता आज कौन सा वार है? तो आज वेंसडे है, सो मोस्ट ऑफ द हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल गए होंगे, या किसी को अभी तक क्लास नहीं होगी। डू नॉट वरी। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के। जो भी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, दे आर गोइंग टू बी एक तो वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड वेरी इजी क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट रह जाएगा ना, एक सेकंड, आपको कोई भी डाउट अगर रह जाएगा तो उनको सॉल्व मैं करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन कराने के लिए बोला, आज मैंने आपको बोला कि हाँ बेटा चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं, और फिर उसके बाद आपको वो ना आए और आप रिकॉर्डेड क्लास में एक सेकंड, मुझे स्क्रीन, आप मुझसे रिकॉर्डेड क्लास में वो पूछो और मैं फिर आपको बताऊँ ना, लाइव क्लास में आप पूछो मैं बताऊँ ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जल्दी से करते हैं फिर अपनी क्लास की शुरुआत, या वेट करना है? मन तो हमारा कह रहा है कि वेट कर लो, क्योंकि एक बच्चा तो आ गया है। ट्रेंडिंग न्यूज, गुड मॉर्निंग। उसने अपना गुड मॉर्निंग भी हटा दिया। नहीं भाई, मतलब गुड मॉर्निंग ही तो बोल रही थी ना मैं, और कुछ थोड़ी ना कह रही थी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाती शर्म, आ जाती कब बच्चों को मैम के सामने। ओके। आई वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल बिगिन हमारी आज की क्लास। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के क्लास में आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं अंदर किताब में दिए गए हैं, पीछे दिए गए हैं, वो खत्म करा दूं, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिनिश करा दूं। ठीक है? तो ऑलरेडी 3 मिनट हो गए हैं हमारी क्लास को स्टार्ट हुए। मैं जल ग्रहण, हाय जानवी, मैं जल का ग्रहण कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जानवी को पढ़ाती हूँ। मैं जानवी स्कूल नहीं गए, पानी पी लेती हूँ मैं, फिर हम शुरू। है भाई जानवी, स्कूल नहीं गई आप? गुड मॉर्निंग। आज हॉलीडे? आज किस चीज का हॉलीडे है? प्री बोर्ड्स वगैरह नाइन्थ वालों के तो नहीं होते होंगे। आज किस चीज का हॉलीडे चल रहा है? हेलो गोला बेटा। हेलो, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो मैंने कहा था ना, थोड़ी देर वेट करूंगी तो बच्चे आ जाएंगे, धीरे 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 आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। करे क्लास स्टार्ट अप? अच्छा, हाँ एनुअल फंक्शंस के बाद होता है। आई रिमेम्बर, मेरा भी होता था एनुअल फंक्शन, किसी में मैं डांडिया खेलती थी, किसी में गिद्दा करती थी, एंड देन फिर नेक्स्ट डे का ऑफ रहता था। आई रिमेम्बर नाउ। ओ, नाइस, नाइस। सच नाइस मेमोरीज यू नो वी हैव ऑफ आवर स्कूल, जब हम स्कूल से निकल जाते हैं और फिर किसी दूसरे के मुंह से सुनते कि ना आज ना हमारे स्कूल में मैम ये हुआ। सो यू जस्ट रिमेम्बर कि हाँ यार, कभी हमारे साथ भी ऐसा होता था। इवन वी यूज टू डू थिंग्स लाइक दैट, कि रात को लेट तक आते थे, अगले दिन की छुट्टी हो जाती थी। एक बारी तो मैं अगले दिन स्कूल चली भी गई, मेरे घर वालों ने धक्का करके भेज दिया कि नहीं जा, नहीं जा, नहीं जा, जा जा। मैं पहुंच गई, पता चला स्कूल की तो छुट्टी हो गई है। फिर मैंने फोन किया वापस, मेरे घर वाले मेरे को लेने के लिए आए, क्योंकि अकेले नहीं जाने देते।
अब बताओ, मैंने कही थी ना आराम करने दो, सोने दो, सोने भी नहीं दिया, सुबह सुबह नहला के भेज दिया स्कूल। सच नाइस मेमोरीज वी हैव ऑफ आवर चाइल्डहुड। चलो क्लास शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ओके, सो मैं लगा देती हूँ आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। शुरू कर दे जानवी। ए भाई जानवी, शुरू कर दे क्लास, शुरू कर दे। अब ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं ना बेटा, these practice questions will be done जब हम लोग हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे इस मैटर अराउंड अस प्योर के हैं। सो अभी नहीं पढ़ेंगे हम इनको, हम पढ़ेंगे जब हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा हो जाएगा। बट वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि हमने जस्ट कल ही सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स फिनिश किया है, एंड आई वांट आप लोगों का साथ साथ रिविजन चलती रहे। जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो साथ साथ आप लोगों को याद रहे, इसीलिए वी विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। बट पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फिनिश करेंगे एंड देन वी विल ऑन टू दिस इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चलिए तो जानवी अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल लीजिएगा बेटा, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्वेश्चन एंड यू जस्ट सी एंड देन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, लग जाओ भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है ना ये पीपीटी में। ओके देन लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, कई बार ही करवा चुकी हूँ, बट सिंस ये पूरी की पूरी एक 2 घंटे की क्लास है जिसमें आपका यस इट इज गोइंग टू आवर क्लास टुडे, तो मैं हर एक क्वेश्चन फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द स्टार्टिंग कराऊंगी। क्योंकि किसी दिन अगर आप लोगों ने कर ली तो शुरू से लेके आखिर तक आपके, मतलब नॉट आखिर, सारे तो हम नहीं ही शायद कवर कर पाएंगे, बट जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट वी विल कवर। ठीक है। हाय सुमित, आप भी नहीं गए स्कूल? आपका भी एनुअल फंक्शन था क्या? सुमित का भी एनुअल फंक्शन था। चलिए एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। जानवी सुमित फटाफट से कैलकुलेट करो। 2 moles of water, 20 moles of water, 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of water, या फिर 1.2044 into 10 raised to the power 25 molecules of water। I will give you people 30 seconds and after that 30 seconds मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी and your time begins now। टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। क्वेश्चन लगा हुआ है मेरे पीछे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। करिए, ऑलरेडी 20 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं। करो भाई, चुप क्यों बैठे हो? चुप क्यों बैठे हो आप सब? नहीं करना? जवाब ही नहीं आता है? चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर। देखिए सबसे पहले मैं आपको गिवन है 2 moles ऑफ वाटर और सेकंड है 20 moles ऑफ वाटर। ओके, सो मुझे एक चीज पता है, अब इसको ना प्रॉपर ब्रेक डाउन करना होगा। हमेशा जो मोल कॉन्सेप्ट है उसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारी मैम ने हमें क्या पढ़ाया है कि एक मोल ऑफ, हाय सुधांशु गुड मॉर्निंग, कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है बेटा 18 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। 20 मोल का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 20, 360 ग्राम। और यहाँ पे 36 ग्राम, ये था आपका ऑप्शन ए, ये था आपका ऑप्शन बी। तो अब हमें ये पता चल गया कि 20 मोल ऑफ वाटर का मास 360 ग्राम होता है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मतलब सेकंड वाला तो करेक्ट होगा ही होगा, सेकंड वाला, अरे सेकंड वाला तो आपका करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि 2 मोल ऑफ वाटर का मास होता है 36 ग्राम, 20 मोल का होता है 360 ग्राम। तो सेकंड वाला ऑप्शन किस में गिवन है, सी और डी में। अब सी और डी में सेकंड के साथ थर्ड गिवन है, डी में सेकंड के साथ फोर्थ गिवन है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि भाई थर्ड और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब होता क्या है, ये समझाती हूँ मैं आपको। 6.02 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। वापस से ऊपर आओ, इस वाली इक्वेशन पे आओ वापस से, ये हमारी सबसे बेसिक इक्वेशन होती है, ठीक है। मैम लिमा हुआ नहीं, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर का मास ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स आते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम होता है। कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ, यस कह सकती हूँ मैं। तो अब फिर 12 पूछा था, 1.2 पूछा था, कितना पूछा है 1.2044 इंटू 10⁻25 ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मैं वापस से आपको समझाऊं या आ गया है समझ में मैं क्या कहना चाह रही थी, जल्दी से बता दीजिए, आ रहा है समझ में या मैं समझाऊं। देखो 2 मोल ऑफ वाटर में 36 ग्राम था, 20 मोल ऑफ वाटर में 360 ग्राम था, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, डी, विच इज सेकंड एंड फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मैम हमें तो। मतलब मुझे बता सकते हैं आप, जो बच्चा अगर इस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैम इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सही है, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, एटम नहीं कर सकते हैं। एटम आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। Atoms aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch। ए और बी तो मैंने आपको बता दिया ट्रू है, सी और डी में से आपको क्या लगता है कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है ट्रू सुमित, डी वाला करेक्ट क्यों नहीं है। हमने हमेशा से यही पढ़ा है ना कि यार काफी सारे एटम्स साथ में मिल जाते हैं और हमें वो मैटर मिलता है जो हमारे पास है। मैंने ये कब बोला कि एटम्स हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, मैंने कब बोला एटम्स हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, चार्ज भी तो आता है ना। अब सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो क्या सोडियम का जो एटम है वो न्यूट्रल ही रहेगा, सोडियम के एटम के ऊपर चार्ज नहीं आ जाएगा। एटम्स ना हमेशा न्यूट्रल नहीं रहते हैं, एटम्स के ऊपर चार्ज आते जाते रहते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एटम्स ना मॉलिक्यूल और आयंस बनाते हैं। तो अगर कोई भी एटम आयन बना रहा है तो वो हमेशा न्यूट्रल कैसे रह सकता है, एटम के ऊपर प्लस माइनस चार्ज भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटम न्यूट्रल रहते हैं, पर वो हमेशा न्यूट्रल नहीं रहेंगे, उनके ऊपर चार्ज आता जाता रहेगा। आया समझ में इसी सभी को ये। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है कि एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एटम्स आर नॉट न्यूट्रल इन नेचर, दे कैन बी चार्ज्ड, दे कैन बी एब्सोल्युटली चार्ज्ड। क्लियर है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई इशू नहीं है।
नहीं जानवी, जो अपने एटम्स होते हैं ना बेटा, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आई क्रॉस चेक्ड इट। यही फर्क होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसको अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होगा। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप इस चीज को ना एज अ स्टार पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिख लो, ऐसे स्टार पॉइंट बना लो। तो अगर सपोज जस्ट इन केस डिफरेंस आ गया बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आप लिख सकते हैं कि एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट मॉलिक्यूल्स कैन। आया समझ में? बट मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। चलूं मैं आगे? आ गया हो तो अगर सभी को समझ में। चलो, अगला क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज। अब यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट की नहीं बात हो रही है, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। नाइट्रोजन गैस का क्या फॉर्मूला होगा, या नाइट्रोजन गैस का क्या सिंबल होगा? जल्दी से बताइएगा। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस का समझाया था आपको। जिस तरीके से ऑक्सीजन गैस का होता है उस तरीके से नाइट्रोजन गैस का भी होता है। करो। नहीं बताना किसी को? ठीक है बेटा, कोई भी गैस जो होती है ना वो हमेशा, हाँ वेरी गुड सुमित, कोई भी गैस जो होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, अदर देन योर नोबल गैसेस। जैसे नियॉन की जो गैस है वो Ne के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। पर जैसे अपनी ऑक्सीजन गैस हो गई, अपनी नाइट्रोजन गैस हो गई, ये सारी गैसेस जो होती हैं ये अकेले नहीं प्रेजेंट रहती है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। तो जैसे नाइट्रोजन गैस का सिंबल हो गया N2, ऑक्सीजन गैस का सिंबल हो गया O2, और कौन सी गैस होती है अपनी, हाइड्रोजन गैस का हो गया H2, ओजोन गैस का फॉर्मूला हो गया O3। सो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपको कि भाई देख, N प्लस क्या है, एक आयन है। एन एक सिंपल न्यूट्रल एलिमेंट का साइन है, और एन आई तो निकल का साइन है। तो एन आई तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एन आई और नाइट्रोजन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। डन? ठीक है। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है? द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज, क्या होगा बेटा? बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? सोडियम को हम लैटिन में नाट्रियम कहते हैं। सोडियम इन लैटिन इज कॉल्ड नाट्रियम। हर एक सिंबल का नाम, अच्छा, कैपिटल एन कैपिटल ए होगा सुमित, या कैपिटल एन स्मॉल ए होगा? व्हाट डू यू थिंक? कैपिटल एन कैपिटल ए होगा या कैपिटल एन स्मॉल ए होगा? चलो इस चीज के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, एक बारी सिंबल्स का डिस्कशन करते हैं। वेरी गुड। तो इस चीज का ध्यान रखो कि भाई कैपिटल एन आ रहा है, स्मॉल एन आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम सिंबल की बात करते हैं। कुछ सिंबल जो होते हैं ना बेटा आपके, मतलब मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज से ही आते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से ही आते हैं। बट कुछ आपके नाम ऐसे होते हैं जो लैटिन से आते, जैसे हुआ आपका सोडियम। सोडियम को हम कहते हैं लैटिन में नाट्रियम। अब किसी भी चीज का आप सिंबल निकालोगे ना, जो पहला अक्षर है सिर्फ वो पहला अक्षर बड़ा होगा, उसके बाद के कितने भी अक्षर हो सिंबल में, कितने भी अक्षर हो, वो हमेशा छोटे होंगे। जैसे सपोज मैंगनीज है आपके पास, मैंगनीज। अब मैंगनीज का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम स्मॉल एन।
और जरूरी नहीं है कि जो दो चीजें लगातार पढ़ रही हैं वही सिंबल में यूज होगी। देखो यहाँ पे एम पहला है और एन तीसरा है। हमारा अगेन एक मिसकंसेप्शन होता है कि भाई सिंबल में ना पहले दो शब्दों को ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम में क्या होता है, एक सेकंड में मेरे पीछे ये छुप रहा होगा, मैं एक बारी खुद को छुपा देती हूँ फिर लिखती हूँ, ठीक है। सिंबल समझाती हूँ एक बारी आपको मैं। यहाँ पर लिख एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में क्या कर रही हूं मैं, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल एल। तो ए शुरू वाला और एल दूसरे वाला। मेजॉरिटी केसेस में जस्ट बिकॉज ऐसा होता है डज नॉट मीन हर केस में ऐसा होगा। मेजॉरिटी केसेस में तो हम इंग्लिश वाले वर्ड से लेते हैं, पर किसी किसी में हमें लैटिन से भी लेना पड़ जाता है। पर एक चीज सब में फिक्स्ड रहेगी, वन थिंग वुड बी फिक्स्ड इन ईच एंड एवरी सिंबल, दैट विल बी कि जो पहला शब्द है वो बड़ा होगा और दूसरा वाला शब्द छोटा होगा। आ गया ये समझ में सबको? जितने भी बच्चे हमारी क्लास में मौजूद हैं, क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से हम निकालते हैं ये चीज, किस तरीके से ये चल रहा है? अरे अब बताइए सभी के सभी बच्चों, ऑल ऑफ यू फटाफट से। आगे चल सकती हूँ फिर मैं? हाँ, समटाइम अदर लेटर, समटाइम सेकंड, समटाइम थर्ड, इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड तो मेजॉरिटी केसेस में होता ही है, किसी किसी में केवल फर्स्ट होता है। जैसे हाइड्रोजन में मैं केवल एच ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन में इट इज जस्ट एच, तो किसी किसी में मैं सिर्फ फर्स्ट भी लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन लगा देते हैं अब। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे दी हाइएस्ट, वे दी हाइएस्ट मतलब इसमें से किसका वजन सबसे ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, इनका मास निकालना है। तो हर एक का मास निकालिए, आपको इसमें मोल को मास में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट मोल इनटू मास। तो निकालिए फिर आपके हिसाब से क्या होगा, जल्दी से। हरी अप हरी अप हरी अप ऑल ऑफ यू। क्या लग रहा है आपको, कोई तो जवाब दो। क्या लग रहा है सुमित, जवाब दो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मैं आप लोगों के ही आंसर का वेट कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ही समझाना पड़ेगा। सही बात है, एक बारी मोल निकालना सिखा दो मैम। सारी चीज बेटा एकदम एंड मोमेंट पर ही याद आती है ना, जब मैं क्वेश्चंस करवाने बैठती हूँ तब याद आता है कि अरे मुझे तो ये आता ही नहीं, अरे स्वाति मैम तो जो करवा रही है वो मैंने तो पढ़ा ही नहीं। चलो समझाती हूँ मैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है कि 0.2 मोल में कितना मास होता है। अब अच्छे से समझाऊंगी मैं, मोल कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना कि मोल से मास का कन्वर्शन किस प्रकार होता है। और सुमित दोबारा कही ना कि मैडम मेरे को आता नहीं है, एक बारी दोबारा सिखा दो, बहुत पिटाई करनी है आपकी फिर मैंने, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट 100 बारी समझा चुकी हूँ ये मैं। सुमित फटाफट से ध्यान दे, फटाफट से ध्यान दे। किसी भी चीज का एक मोल हो, चाहे मैं एक मोल सोडियम की बात करूं, ठीक है सुमित ध्यान दे, चाहे मैं एक मोल कार्बन की बात करूं, एक मोल नियोन की बात करूं, एक मोल फ्लोरीन की बात करूं, इन सब में क्या चीज सेम रहेगी, हर एक के एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है। एक मोल ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मैम, 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23।
एक मोल कार्बन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻⁻23। एक मोल नियॉन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल फ्लोरीन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। सो हर एक चीज के एक मोल में क्या फिक्स्ड रहता है? ये नंबर, ये नंबर फिक्स रहता है। फर्क क्या है? एक मोल सोडियम का वजन कितना होगा? सोडियम के सोडियम के ग्राम, इसको ऐसे ही लिखो, जिनको नहीं आता है ऐसे ही लिखो। सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। यानी कि अगर एक मोल सोडियम का वजन है 23 ग्राम, तो 0.2 मोल सोडियम का वजन कितना होगा? 23 इंटू 0.2। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? फिर से पानी पी लेते हैं, प्यास बड़ी लग रही है। कहीं तुम्हें लग रहा है कि मैंने चाय चूए या जूस मिला रखा है? बेटा पानी है, पूरा पानी। आई समझ में सुमित कि नहीं आई? जानवी आता है या आपको या नहीं आता है? आंसर मैं बताऊंगी कौन सा करेक्ट है, नहीं पहले मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन देखो सुमित, सबसे पहले में क्या गिवन है कि 0.2 मोल सुक्रोज का कितना मास होगा। सबसे पहले ये निकालो कि एक मोल सुक्रोज का मास कितना होगा। एक मोल सुक्रोज का मास कितना होगा सुमित? सुक्रोज के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यहाँ पे मैंने ग्राम एटॉमिक मास क्यों लिखा था? क्योंकि सोडियम आपका एटम है। वहां पर मैं मॉलिक्यूलर मास क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सुक्रोज आपका मॉलिक्यूल है। तो एक मोल सुक्रोज का मास होगा सुक्रोज के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, कितना है सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास? हाउ मच इज इट? हाउ मच इज इट? सुक्रोज इज C12H22O11। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 इंटू 12 करूंगी क्योंकि 12 कार्बन है। प्लस में हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 22। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने हैं? 11। 12 12 जा 144। 22 प्लस का 176 कितना हो जाएगा ये? 198 को ऐड कर दो इसमें, 198। इन दोनों को ऐड करके 198 आया, फिर ऐड किया हमने 4 प्लस 8 इज 12, 12 का 2 इधर आ जाएगा 10, 14, 342। यानी कि एक मोल सुक्रोस, एस माने सुक्रोस का मास है 342 ग्राम्स। तो 0.2 मोल सुक्रोज का कितना वजन होगा? 0.2 इंटू 342। ऐसे निकालना है ये, ऐसे आपको हर एक मोल का वजन निकालना होता है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत एकदम से ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है आप लोगों के लिए, तो 5 मिनट का पॉज ले लेती हूँ मैं, एंड देन फिर मैं वापस से समझा दूंगी। 5 मिनट का पॉज ले लेते, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो आप, ठीक है? ऐसे जब भी चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगे ना, तब जब लगे कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। आ गया सुमित समझ में? चल तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ, अब सेकंड वाला निकालो। यही तो फायदा होता है जब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, टीचर को तो कुछ करना होता नहीं। सुमित मुझे ये निकाल के बताओ कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा? जानवी मुझे एग्जैक्ट नंबर बताइए आप।
मुझे एग्जैक्ट नंबर बताइए कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होगा। मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए। क्या पता आप लोगों ने आंसर टेप लिया हो कहीं से, वैसे तो मुझे पता है, मेरे बच्चे ऐसे हैं नहीं। पर बाकी बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि अच्छे से कैलकुलेट करते हैं स्वाति मैम के स्टूडेंट्स। कीजिए। क्या मैंने कैलकुलेट करने का बोला तो चले गए, भाग गए? करो करो, कैलकुलेट करो, होगा होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है मैम? 44 ग्राम्स होता है। कितना होता है? 44 ग्राम्स। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? वैसे निकालो। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, रुको, 40 प्लस 48, 48, 58, 60, 100। तो 2 मोल का कितना होगा? अच्छा जानवी, आपने भी सी बोला, सुमित ने भी सी बोला। आर यू श्योर? आर यू श्योर डी नहीं होगा? मतलब मैं यूं नहीं कह रही आपने जो कहा है वो गलत है, पर बस मैं पूछ रही हूँ कि आर यू श्योर डी नहीं होगा? इज एवरीबडी श्योर? निकालिए, निकालिए, निकालिए। 2-2 मिनट है आप लोगों के पास। यू स्टिल हैव 2 मिनट्स। कीजिए, आप इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा अच्छे से। चलो, तो नहीं करना है तो हम ही बताएंगे। और कोई तो बता नहीं रहा है, ऐसे चले जाते हैं जैसे जब मैं काम करने के लिए बोल देती हूँ, जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया है मैंने कि बेटा जायदाद नाम कर दीजिए। है, मैंने तो यूं ही कहा है कि सॉल्व करके दिखाओ। ऐसे भग जाते हैं बिल्कुल ही कि नहीं नहीं ये क्या बोल दिया, इसलिए थोड़ी ना आए थे हम। रुको, दिखाती हूँ मैं। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा बेटा 2 × 44। ठीक है। 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा 2 × 100। देन 2 मोल, सॉल्व कर रहे हो, चलो कर लो। अच्छा, अगर सॉल्व अब कर रहे हो तो पहले कैसे जवाब दे दिया फिर सुमित? अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले कैसे जवाब दे दिया फिर? चोरी पकड़ी गई यहाँ तो। 2 मोल वाटर में कितना होगा? 2 × 2 मोल वाटर बोले, 20 मोल वाटर बोला है? 10 मोल वाटर बोला है, 10। 10 मोल वाटर। 10 मोल वाटर में क्या होगा? 10 × 18, 180। यही आया। ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी का मास आ रहा है 200, बाकी सभी का मास आ रहा है कम। पर मैं बस यही कह रही हूँ कि अगर अब सॉल्व कर रहे हो तो पहले क्या कर रहे थे फिर? मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है आंसर? और ये मेरे पीछे आंसर छुप रहा है, रुको मैं भी छुप जाती हूँ। जल्दी से टेपो, 2 मिनट है, जल्दी से टेपो, टेपो 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 पूरा का पूरा। एक मिनट है बच्चे आपके पास। हर एक वैल्यू लिखिएगा, हर एक वैल्यू को समझिएगा। चले, I'll count till 10 and then we will proceed. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सुमित यार, अगर हाईएस्ट एटॉमिक मास देख के आपने गेस किया होता, मतलब हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से आप, तो अगर आपने गेस किया होता तो बेटा उस हिसाब से तो फिर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था, क्योंकि हाईएस्ट तो आपका 342 है। सो अगर आपने गेस किया, देखो मैडम से झूठ बोल के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है?
इस सारे पैतरे मैंने देख रखे। एंड इफ यूर नॉट लाइंग, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं डाल रही हूँ आपके ऊपर, पर मैं बस कह रही हूँ कि अगर आपने ये लॉजिक लगाया भी है तो एग्जाम में मत लगाना, क्योंकि हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास तो हमारे सुक्रोज का है एंड सुक्रोज ऑप्शन 1 में गिवन है। आ गया समझ में? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आप निकालिए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होते हैं। ठीक है, बताओ। ऐसे एकदम चिल होके बैठी हुई हूँ ना आज मैं, कि सॉल्व करेंगे यही लोग सारे बैठ के। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मोल कॉन्सेप्ट लगाओ सारे के सारे, कि एक मोल ऑफ वाटर में इतना मास होता है, एक मोल ऑफ वाटर में इतने एटम्स होते हैं, तो 18 ग्राम में कितने होंगे। इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। दूसरा वाला तरीका आसान है, पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहले एक बार आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं अपना दिमाग लगवाती हूँ आप सभी से। लगाइए। किस तरीके से करेंगे हम इसको, बता भाई सुमित, बता भाई जानवी, बताओ भाई बालक को, किस तरीके से होगा ये। देव 10 सेकंड, कितने सेकंड दो, 30 सेकंड्स दें इनफ होंगे, सभी के लिए सॉल्व करना इनफ होगा। अच्छा यार, अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा है ना तो प्लीज इसको ना 0.5x स्पीड पे देखिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और मैं बीच में ऐसे पॉजेज ले रही हूँ तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। सो इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस एज अ रिकॉर्डिंग, 0.5x पे देख लेना इसको, ठीक है। चलिए बच्चों, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैं चुप हो जाती हूँ वरना मैं बोलती रहूंगी। देखो, आप लोग मुझे कहते हो कि मैम आप बीच में मत बोला करो, डिस्टरबेंस हो जाती है। मैंने बीच में भी नहीं बोला। अब मैं आपको समझाती हूँ, बिकॉज मुझे अभी तक किसी का आंसर मिला नहीं, इतने बालक क्लास में पर किसी ने जवाब दिया नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहला है 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम O2, CO2 एंड CH4। ठीक है, करते हैं इस चीज को। एक बारी लगा देती हूँ मैं विंडो आप सभी लोगों की, चेंज कर दिया इसको मैंने और ये लगा दिया मैंने। तो सबसे पहला है मेरा CO2, नहीं H2O। H2O देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा ना आपको कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। चलिए सुमित, देखते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। पहले एक बारी आप मुझे बताना कि आपने इसमें से कौन सा तरीका करा। ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि देखो, एक मोल H2O का मास कितना होता है, H2O के ग्राम मोलिक्यूलर मास के बराबर। H2O का ग्राम मोलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम। तो मैं कह सकती हूँ कि एक मोल H2O का मास है 18 ग्राम। ठीक है, अब जो ये 18 ग्राम है या एक मोल H2O है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वुड बी प्रेजेंट है, how many molecules would be present here according to you people, बताइए। 6.02 प्रेजेंट होंगे या मैम 3 × 6.02 प्रेजेंट होंगे, किसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। ये देखो एटम्स तो इसमें तीन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो किसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। हम्म, किसमें सबसे ज्यादा रहेंगे, चलो ठीक है देखते हैं। मान के चल लेते हैं कि इसमें Na, अच्छा मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है या एटम्स की बात हो रही है। अच्छा यार, मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालना है फिर।
क्या करे तो इस चीज को, क्या करा जाए फिर इससे? हम्म। 3 × NA करूंगी मैं या NA करूंगी, मुझे बस ये बता दो आप। आपके हिसाब से क्या करा जाएगा? 3 × NA करा जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। बेटा H2O में कितने एटम्स होंगे आपके? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 3 × NA करूंगी, जाहिर सी बात है। तो 3 × NA कर दिया मैंने। ठीक है, मुझसे 18 ग्राम में ही पूछा, तो 18 ग्राम में 3 × NA है। अब दूसरा वाला क्या है कि 1 मोल ऑफ CO2 था ना अगला। अगला था, कैसे किया आपने विपिन? इसी तरीके से किया जैसे मैं बता रही हूँ, या किस तरीके से? O2 था, इसी तरीके से किया या कोई डिफरेंट तरीका आपने यूज किया? 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 का मास होता है बेटा एक, उसका होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम में आपके 2 × NA मौजूद रहते हैं, पर मुझे तो 18 ग्राम में निकालना है। तो 18 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2 × NA अपॉन में 32, इंटू में 18। इस तरीके से करेंगे इसको हम। अगला देखें, अगला कैसे करेंगे? हाँ या ना जवाब दो बेटा, हाँ या ना जवाब दो। कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों के जो मैं समझा रही हूँ? मतलब मैं यहाँ पर बोले, यहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम यहाँ पर 3 कैसे आया, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है मुझसे। हम्म। सुमित यही वाला मेथड यूज किया था, बहुत जल्दी हाँ बोल दिया आपने। यार जब तक आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मुझे भी मजे नहीं आएंगे पढ़ाने में। कौन सा मेथड यूज किया था अगर ये वाला यूज नहीं किया तो? अगला है 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 में कितना होगा? 1 मोल CO2 का मास होता है कितना? 44 ग्राम। 44 ग्राम में होते हैं 3 × NA, तो 18 ग्राम में कितने होंगे? 3 × NA अपॉन में, वेरी गुड सुमित, NA क्या है यही नहीं पता। वेरी गुड बेटा, शाबाश। NA एवोगाड्रो नंबर है, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पूरी रामायण खत्म हो गई। आप पूछ रहे हो सीता बीवी किसकी थी, मैं यहाँ मोल कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करवा रही हूँ और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि NA क्या है। शाबाश बेटा, ऐसे ही तो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आप लोगों से, ऐसे ही तो मैं क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करती हूँ। क्या लग रहा है कि क्या होता है NA आपका? क्या लग रहा है NA क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर को कहते हैं बेटा NA। जो अभी तक नंबर नहीं पढ़ रहे थे हम, 6.02 × 10⁻23, वही आपका NA होता है। उसी का ही गाना चल रहा है बेटा अब तक। अब अगर समझ में आ गया हो तो आपको, उसी का ही गान चल रहा है अभी तक, उसी का ही गाना गाए जा रहे हैं हम। आ रहा है अब कुछ समझ में या नहीं है? अभी मजा नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत मतलब, मैं एक काम करती हूँ, मैं पेन छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, मैं बैठ ही जाती हूँ। तुम यार NA को सोडियम समझ रहे हो यार, मैंने एक बार भी सोडियम बोला? अगर मैं सोडियम होता तो मैं बोल ही ना देती बेटा। NA एंड NA, फर्क नहीं है इसमें, इन दोनों में फर्क नहीं है। फर्क नहीं है क्या इन दोनों में? यार मुझे नहीं पता था इतने बुरे हालात हैं। ऐसा चलेगा आप लोगों के साथ? अब मैं पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं आप लोगों को, बताओ। पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं?
चलो देखो, यार मजे नहीं आते यार जब ना ऐसे सवाल पूछ के ना बिल्कुल ही मोराल डाउन कर देते हैं ना। एन क्या होता है? सोडियम है क्या? हाँ बेटे, सोडियम नहीं है। इसी तरीके से जो आपका तीसरा वाला है, क्या बचा तीसरा वाला? O2 हो गया, CO2 हो गया, शायद मीथेन बचा है आपका, तो मीथेन का भी मैं निकाल देती हूँ, कैलकुलेट आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए बेटा, 1 मोल मीथेन में आपके पास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। इसमें कितने एटम्स होंगे? 4 एटम्स आपके हाइड्रोजन के, 1 एटम आपका कार्बन का, तो टोटल 5 × Na एटम्स होंगे आपके पास। पर मुझे तो ये निकालना है ना कि 18 ग्राम में कितने हैं, तो यूनिटरी मेथड लगाओ कि जब 16 ग्राम में इतने एटम्स है तो 1 ग्राम में 5 × Na/16 होगा। और 18 ग्राम में कितना होगा? 5 × Na/16 इंटू में 18, एंड देन कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप मेरे पीछे कुछ छुप नहीं रहा हो। एक सेकंड मुझे चेक करने दो यार। हो गया ना अब क्लियर? कहीं कल को फिर किसी से पूछ लो कि एन ए क्या होता है, फिर वो इसी तरीके से धमकाए आपको। मैं एक बारी वापस से रिपीट कर देती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू। देखो यार, हुआ क्या, मुझसे पूछा था कि 1 मोल H2O में कितने एटम्स होते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है हमें कि भाई H2O तो मॉलिक्यूल है, तो इसमें मुझसे मॉलिक्यूल के बारे में क्यों नहीं पूछा? बेटा वो क्वेश्चन की मर्जी ना, उसने नहीं पूछा। उसे ये पूछना है कि इसमें एटम्स कितने हैं। अच्छा, अब H2O में आप खुद देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है। 2 एटम्स आपके हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। अब 1 मोल H2O का मास निकालो, ये तो हमें निकालना आता है अच्छे से। ठीक है, हमने मास निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि भाई 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। Na तो है ही है फिक्स्ड एवोगैड्रो नंबर। ये 3 क्या है? ये 3 एटम्स के लिए 3 लिखा है। सिमिलर चीज, ये 2 क्या है? ये इनके लिए लिखा है। ये 3 क्या है? यहाँ पे 3 एटम्स है, इसके लिए लिखा है। ये 5 क्या है? यहाँ पर 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन का, ये उनके लिए लिखा है। देन आपको अपना सीधा साधा सा सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना था। अब कर लो, नोट डाउन करना है किसी को? नोट डाउन कर लो, मैं हो जाती हूँ भाई चुप। चुप ही रहना अच्छा है मेरा। मेरे पीछे जो ये लिखा हुआ है, ये छुप रहा है? मैं छुपू? या कर लिया नोट डाउन मैम हमने? हमें करना ही नहीं है मैम, हमें तो ऐसी गलतियां करनी है। कर लो नोट डाउन। 10 नहीं, 30 सेकंड का समय देती हूँ आप सभी को। समय शुरू हो चुका है, 40 हो चुके हैं, जल्दी चलो। डन ऑल ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का रोना रो रहे थे, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी मैं? सिमिलर तरीके से सॉल्व करूंगी जैसे मैंने एटम्स वाला किया था। बस एटम्स वाले केस में मैंने क्या किया, 3 × Na किया था, क्योंकि मैं नंबर ऑफ एटम गिन रही थी। पर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ होल एक ही मॉलिक्यूल है, तो मैं 3 × Na नहीं करूंगी इसके केस में, क्योंकि यहाँ तो 3 एटम्स थे, पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। जैसे N2 एक पूरा मॉलिक्यूल है, H2 एक पूरा मॉलिक्यूल है, मीथेन एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। तो मैं यहाँ पर ×3 ×2 ×1 ये सारी चीजें नहीं लिखूंगी। तो मैं एक बारी आपको सिखा देती हूँ कि इसको कैसे करना है, एंड देन फिर आप खुद से कीजिएगा। मैं CO2 और N2 का एग्जाम्पल लिख रही हूँ, बाकी फिर आपको खुद से भी ट्राई करना है। बिकॉज इट क्लियरली शोज कि किसी भी बच्चे ने मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है। इवन दो मैं कितना ही क्यों ना कहती रहूं कि बेटा अगर साइंस एज अ सब्जेक्ट लेनी है तो मोल कॉन्सेप्ट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट इवन अफोर्ड फॉरगेटिंग। बट ओके,
चलिए, तो सबसे पहला था मेरे पास N2। देखिए, वापस से वही माया लगानी है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड था ना पहला। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन होता है 44 ग्राम। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na यहाँ पर सोडियम नहीं है, Na माने एवोगाड्रो। एवोगाड्रो मॉलिक्यूल होंगे। ये एवोगाड्रो क्या होता है, मैं ये भी लिख देती हूँ। एवोगाड्रो होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे आपके। मुझे ये निकालना है कि 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो जब 44 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन में 44। ये मेरा एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। 6.02 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 44। द सेम थिंग आई विल डू विद N2। 1 मोल N2 का वजन कितना होता है? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक मास कैसे होगा? इंटू 2 कर दो 14। तो एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है। यहाँ 2 नाइट्रोजन का पूछा है तो वो क्या होगा? 14 दूनी 28, तो 28 ग्राम होगा। अब 28 ग्राम है तो किस चीज के बराबर होगा? इसमें भी 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na molecules would be present। अब जब 28 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स है तो 1 ग्राम में कितने होंगे? Na अपॉन में 28। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे वाले आप खुद से करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन करना हो किसी भी तरीके का, बस जो ये पहली लाइन होती है ना हर एक चीज की, वो याद रखना कि 1 मोल किसी भी एटम का तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। 1 मोल में कितने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल में कितने आपके एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं। ये बहुत ही छोटी 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 बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आगे चलती हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 पर सच्ची वाला। एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, एंड देन फिर वी विल प्रोसीड आगे, बिकॉज आज ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मुझे किसी भी हालत में आप लोगों को फिनिश करवानी है। ठीक है, डज नॉट मैटर मुझे 2 घंटे लग जाए, मुझे 2.5 घंटे लग जाए, सो दैट आई वांट कि आप लोग एक बारी में ये पूरी की पूरी वीडियो देख के इसको फिनिश कर दे एक बारी में ही। हरी अप। कर लिया सबने नोट डाउन? कर लो। बाकी जो 2 केसेस हैं वो भी लिखो। क्या था दूसरा वाला केस में? क्या था मतलब तीसरा वाला ऑप्शन क्या था? तीसरा वाला ऑप्शन था H2। तो ये चीज करो कि 1 ग्राम ऑफ H2 का मास कितना होगा? 2 ग्राम। क्यों? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम होगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद फिर 1 ग्राम मीथेन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। 1 ग्राम मीथेन का मास कितना होता है? 1 ग्राम का 16। 1 मोल का मास कितना होता है? 1 ग्राम नहीं, 1 मोल। तुमने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। 1 मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब 16 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 1 ग्राम में कितना होगा? Na/16। आया समझ में? Na/16। ऐसा तो दिमाग घुमवा देते हैं कभी कभी आप लोग, समझ में ही नहीं आता है कि मैं गलत हूँ, बच्चे गलत है, क्या ही चल रहा है। चलो, करो जल्दी से, देन वील टेक अ 5 मिनट ब्रेक। क्लास खत्म नहीं होगी, बस वीडियो और ऑडियो 2 मिनट
2-3 मिनट के लिए बंद हो जाएगी, 5 मिनट के लिए बंद हो जाएगी, देन वी विल कम बैक अगेन। ठीक है, देन फिर हम वापस से हमारी जो क्लासेस हैं वो बैठकर करेंगे। सो 5 मिनट का ब्रेक आप लोगों का शुरू हो गया है। अगर किसी को खाना पीना खाना है, जो भी करना है कर लो, क्योंकि 1 घंटे से क्लास चल रही है, देन 1 घंटे और चलेगी। वी विल बी डूइंग सारे के सारे क्वेश्चंस। आई बात समझ में? चलो, क्लास एंड नहीं कर रही हूं मैं, क्लास चल रही है आप लोगों की, वापस रिपीट कर रही हूं मैं। ओके, चलिए लिख देती हूँ मैं, ब्रेक है। पता चले कोई बच्चा आए वो कहे ओहो क्लास तो खत्म हो गई, मैम तो दिख ही नहीं रही है। लिख देती हूँ मैं सुंदर सुंदर सा, ब्रेक, BREAK और 5 मिनट्स। फुल कर्सिव में लिखा है, बिल्कुल ही टेढ़ा, बिल्कुल ही टेढ़ा कर्सिव। चलो
चलिए एवरीवन, द ब्रेक हैज एंडेड। शुरू करते हैं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं अपनी इस क्लास को। हाँ भाई सुमित, कहाँ गए? आ जाओ क्लास में वापस। एवरीवन, जानवी एंड ऑल ऑफ यू, वापस आइए। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ठीक है, 1 घंटे में ही इतने चीजें सॉल्व करवा दिया आपने मुझसे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैं इतना ड्रेन हो जाऊंगी 7 क्वेश्चंस के बाद ही। चलो, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? अभी मैं इतनी बारी आप लोगों को ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, इतनी 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 बारी ये चीज समझा चुकी हूँ। वही वाला मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, वही वाला लॉजिक लगाओ जो अभी तक हम लगाते आए हैं। जल्दी से लगाओ वही वाली चीज। कैसे करेंगे इसको हम? देखिए, मुझे निकालना है एक एटम का मास। क्या मुझे Na एटम्स का मास पता है, हाँ या ना? इन दिस क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि आप एक एटम का निकालो। क्या मुझे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का मास पता है? आई थिंक सो, यस मैम। कैसे पता है? किस तरीके से पता है आपको? पता है ये जो क्वेश्चंस अभी मैं करवा रही हूँ ना आपको, ये सेम क्वेश्चंस 11th क्लास में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आपको मैं सिर्फ आपके 9th क्लास की प्रिपरेशन नहीं करा रही हूँ, जो 9th 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी हो रही है। वेराज जेई की, 11th की सारी चीज़ों की प्रिपरेशन साथ में चल रही है। इसलिए यू पीपल हैव टू और भी ज्यादा फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो, लेट्स लुक एट इट। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, तो मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ही बात हो रही, किसी की भी बात हो रही हो फर्क नहीं पड़ता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? अच्छा, अब ऑक्सीजन गैस है या ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका भी सवाल बन रहा है। यहाँ पे मुझे पूछा है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। मुझे क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है ना कि गैस की बात हो रही है, तो मैं ऑक्सीजन एलिमेंट ही मानकर चलूंगी अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड टू मी इन द क्वेश्चन दैट दे टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस। मैं ऑक्सीजन एलिमेंट ही मान के चलूंगी। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के, ग्राम एटॉमिक मास, जुकाम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम होता है। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं? 6.02। हेलो हर्ष, 6.02। गुड मॉर्निंग बेटा। 10⁻23 एटम्स होते हैं। हर्ष, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। जल्दी से बताओ कि एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा? हर्ष मेहता जी, फटाफट से बताइए, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? जब 6.0 इंटू 10⁻23 का मास 16 ग्राम होगा, तो एक एटम का मास कितना होगा? व्हाट डू पीपल थिंक? क्या कहता है आपका मन? कहता है क्या दिल हमसे कि मैम ये कुछ ऐसे होगा कि 6.02 इंटू 10⁻⁻, इनको ना बोल बोल के सॉल्व किया करो। ये मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को बोल बोल के सॉल्व किया करो। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 16 ग्राम होता है, तो एक का कितना होगा? 16/Na। मैं Na लिखूं या 6.02 इंटू 10⁻23, बात एक ही है। एंड वेरी 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 गुड सुमित, आपने सही जवाब निकाल लिया है। पर क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट होते जा रहे हैं, बहुत शाने शाने होते जा रहे हैं। शाबाश। हाँ भाई, हर्ष जी, आपको हुआ क्लियर? आपको हुई क्लैरिटी? बताइए।
हरी अप। ये मैंने नए वाला सुना है यार। ये मैंने नया वाला सुना है। कोई बच्चा बोलता था कि मैम फोन आ गया ना, इसने क्वेश्चन नहीं सुन पाया। आज ये नया वाला सुना है मैंने कि मैम आंख में मच्छर चला गया था इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया। बेटे कहाँ बैठे हो ऐसे? आंख में तो मच्छर स्कूटी वूटी चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए घुसता है, बैठे बैठे कैसे आंख में मच्छर चला गया? है भाई, कहाँ खेतों में बैठ के पढ़ाई चल रही है? हो गया बेटे हर्ष? क्या अच्छा था, आज मैं बताऊंगी कि देखो, आज मेरे एक जो स्टूडेंट है ना, बेचारे का अच्छा खासा क्वेश्चन रह गया, उसकी आंख में मच्छर चला गया। अब तो निकलवा लिया हर्ष, निकलवा लिया बाहर। अच्छा पार्क में बैठे हो, धूप सेक रहे हैं, ओ हो, मस्त धूप में बैठ के बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो रही है। हर्ष कहाँ से है आप? वेर आर यू फ्रॉम? कहाँ से है? सीबीएसई बोर्ड के है किसी स्टेट बोर्ड के है? इतना तो अच्छा लगता है ना यार। आई ऑल्सो रिमेम्बर माई टाइम, जब मैं मेरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करती थी धूप में बैठ के। सच नाइस। नाइन्थ में तो मैं पढ़ती ही नहीं थी, तो इसलिए नाइन्थ का मैं कहूंगी ही नहीं। मैं या तो 10वीं के बोर्ड में पढ़ी हूँ या 11वीं 12वीं। असली पढ़ाई तो मैंने 10वीं से शुरू करी है। फतेहाबाद? ये अपना यूपी? यूपी से है आप? फतेहाबाद यूपी में ही लगता है मेरे को तो। चलिए, लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atoms in the solution are। अच्छा ये नहीं करते, ये थोड़ा सा अपना ट्विस्टेड सा है, 10th वाला करते हैं। अच्छा हरियाणा से हो आप? अरे वाह, हरियाणा में मैंने पहली बार ही कोई मेहता सुना है। मैं भी हरियाणा से हूँ, पहली बार ही कोई मेहता सुना है मैंने हरियाणा में। ओके सो 10th वाला करते हैं। अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट में हम किस तरीके से फिजिकल चेंज लेके आ सकते हैं? अब ना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग यहाँ लिखा नहीं है पर होना चाहिए था। जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे, साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो उसमें एक आपका चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप ये दो टर्म्स पढ़ेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है? सिस्टम होता है जिसके ऊपर काम होता है, और सराउंडिंग होती है उसके आसपास की चीजें। सुनकर ही बड़ा ही ऑब्वियस लगता है हमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें गिवन है, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। पर आप मुझे ये बताइए कि फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे होता है? फिजिकल स्टेट में चेंज का मतलब क्या होता है? कि क्या होना चाहिए कि मुझे पता चल जाए फिजिकल स्टेट चेंज हुई है? क्या सिर्फ शेप चेंज को मैं फिजिकल स्टेट चेंज कह सकती हूँ, या फिर स्टेट चेंज होनी चाहिए? मैम प्रॉपर सॉलिड से लिक्विड में जाना चाहिए, मैम लिक्विड से गैशियस में जाना चाहिए। आपकी आपकी सूझबूझ, आपकी नॉलेज क्या कहती है कि स्टेट चेंज क्या होता है? क्या होता है स्टेट चेंज? अब देखिए, हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैशियस वाली स्टेट चेंज पढ़ी है। सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है? जब मैं सॉलिड को एनर्जी देती हूँ, सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। लिक्विड गैशियस में कैसे कन्वर्ट होता है? जब मैं लिक्विड को एनर्जी देती हूँ, लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में दूर दूर जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आता है ना? ये हमें पता है। अब मैं लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाऊंगी? लिक्विड से एनर्जी निकाल लूंगी, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट चेंज कैसे हो रही है? जब मैं टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, अगर मैं चीजों को गर्म कर रही हूँ, तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहे हैं। अगर मैं चीजों को ठंडा कर रही हूँ, तो वो लिक्विड से गैस बन पा रहे हैं। ये छोटी सी बात सबके समझ में आ रही है कि भाई स्टेट चेंज कैसे हो पा रहा है? हीट देने से, हीट लेने से। हीट दोगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी, हीट वापस ले लोगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो भी तो यही चीज कह रहा है कि भाई फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है अगर आप एनर्जी दे रहे हो तब भी और एनर्जी ले रहे हो तब भी। ठीक है, तो एनर्जी देने से एनर्जी लेने से हर एक तरीके से हमारी स्टेट चेंज हो सकती है। जब मैं सॉलिड टू लिक्विड जा रही हूं तो मैं एनर्जी दे रही हूं, जब मैं लिक्विड टू गैस जा रही हूं तो मैं एनर्जी ले रही हूं। अब हम करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला है CaCl, फिर है BiPO4, फिर है NaSO4, फिर है NaS। अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप सभी को जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल है वो टेबल पता होनी चाहिए। क्या सारे बच्चों को वो टेबल अच्छे से याद है? क्या सभी बच्चों को वो टेबल अच्छे से याद है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में एक टेबल है जिसमें आपके वैलेंसी, आयंस, ये सारी चीजें गिवन है। सो इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट टेबल तो मैं फिर चलती हूँ आगे और उसी टेबल के हिसाब से फिर हम करते हैं हमारी चीजें। ठीक है, चलो अब CaCl चेक करते हैं ये ठीक है या नहीं। अब आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से क्वेश्चन करो कि यार अगर कैल्शियम और क्लोरीन अगर फॉर्मूला बनाते तो क्या वो फॉर्मूला ये होता, और अब खुद से उस फॉर्मूला को बनाओ आप। अभी हम खुद से उस फॉर्मूला को बनाएं, खुद से करेंगे हम क्या करेंगे, मैं कहूंगी कि देखो कैल्शियम और क्लोरीन अगर मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं तो क्या होगा। तो अच्छा हर्ष बताओ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? हर्ष, सुमित बताइए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम हैज हाउ मच वैलेंसी? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? टेबल याद है तो बताइए। इंतजार किया जा रहा है आप सभी का। +1 होती है, +2 होती है, या क्या होती है? बताओ। +2 होती है शायद, है ना? ठीक है, +2 होती, मैं पिटाई कर दूंगी। कैल्शियम की +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। इनको मैं करवाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब इनको मैंने करवाया क्रॉस मल्टीप्लाई तो कैल्शियम और क्लोरीन का तो फॉर्मूला कायदे से CaCl2 बनना चाहिए था, वहां तो CaCl लिखा हुआ है, यानी कि वो फॉर्मूला बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब पता है बहुत से स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे। मैं बताऊं क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऐसा एलिमेंट मेंशन है जिसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं कभी भी। इसमें मेंशन है हमारा Bi, बिस्मथ। बच्चे बोलेंगे हमने सोडियम सुना है, फास्फोरस सुना है, क्लोरीन सुना है, फ्लोरीन सुना है, कैल्शियम सुना है, मैग्नीशियम सुना है, ये Bi क्या होता है? तो जो नहीं आता अभी के लिए उसको छोड़ो, मुझे नहीं पता कि Bi क्या है, इसकी क्या वैलेंसी है, क्या नहीं है। मैं सी वाले पर आऊंगी। ठीक है, और इसी तरीके से ना मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है। मैं सी वाले पर आऊंगी। सी पे मैं देखूंगी सोडियम और SO4 की बात हो रही है। अब मैं खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगी सोडियम और SO4 का। सोडियम के नीचे लिखिएगा +1, SO4 के नीचे लिखिएगा -2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सोडियम के नीचे लिखिएगा +1, SO4 के नीचे लिखिएगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाने के बाद फॉर्मूला बनेगा Na2SO4, यानी कि ये फॉर्मूला भी गलत है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, सी वाला भी गलत है। अब मुझे ये देखना है कि भाई Na और S का सही फॉर्मूला है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, Na के नीचे लिखूंगी +1, S के नीचे लिखूंगी -2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने तो देख लिया कि Na2S होना चाहिए था अगर सोडियम और सल्फर मिलकर कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी कि ये फॉर्मूला भी गलत है।
तो मुझे अगर सही आंसर नहीं पता है, बट अगर मैं गलत को भी एलिमिनेट कर पा रही हूँ, जो बचा मेरा वही मेरा करेक्ट आंसर है। एक ना डिटेक्टिव की स्टोरीज आती थी, शर्लक होम्स, मैं बचपन में बहुत पढ़ती थी। सर आर्थर कॉनन डॉयल लिखते थे और उसके बाद इसका शो भी आता था। तो उन्होंने अपने एक शो में एक चीज कही थी कि जब तुम अपनी लाइफ में से जो भी चीजें अननेसेसरी है उन्हें निकाल देते हो ना, तो जो भी बचता है वही तुम्हारा सच है, और जो भी बचता है वही चीज है जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। सिमिलरली जब हम एलिमिनेट कर देते हैं ना उन चीजों को जो गलत होती है, गलत चीजों को आपने निकाल दिया, तो जो भी बचेगा वही तो सही होगा, वही तो सच होगा। सेम चीज मैंने यहाँ पर करी, इस चीज को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर आर एमसीक्यू एग्जाम्स। चलिए अब अगला वाला लिखते हैं, राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। कॉपर ब्रैकेट में 2 ब्रोमाइड। अब ये सवाल भी आता है कि कॉपर ब्रैकेट में 2 क्यों लिखा हुआ है, वैसे तो कैल्शियम ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। ये 2 3 2 3 2 2 ये इनकी वैलेंसीज है। कॉपर जो होता है ना बेटा आपका, वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, +1 एंड +2 में। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि +1 वाले कॉपर की बात हो रही है या +2 वाले कॉपर की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 2, मतलब +2 वाले कॉपर की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉपर 2 ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, हम बना के दिखाइए। आप मुझे टॉप 3 फॉर्मूला बना के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आपको याद है और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हम फिर आगे बढ़ेंगे, हम फिर अगले क्वेश्चंस करेंगे। आप मुझे टॉप 3 और नहीं यार सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, आप मुझे सारे ही करके बताओ, क्योंकि मैग्नीशियम एसीटेट भी इंपॉर्टेंट है। इवन मैग्नीशियम एसीटेट इज इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू डू दैट टू, वी नीड टू डू दैट टू। जल्दी से बताइए। हरी अब बताइए। वी हैव टू डू दैट ना, वरना पहले उसके बिना काम चल जाता। कॉपर ब्रोमाइड का किस तरीके से होगा, कॉपर लिखो नीचे +2, ब्रोमाइड का Br लिखो नीचे -1, बिकॉज ब्रोमाइड इज -1, एंड देन वी विल डू आर काम आगे। कॉपर ब्रोमाइड बताइएगा क्या होगा। एक का तो आंसर आना चाहिए, किसी का तो आना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। देखिए हम बताते हैं कैसे करना है इसको। कॉपर है, कॉपर का तो डायरेक्टली लिखा हुआ है +2 होगा। ब्रोमाइड के लिए लिखो Br, नीचे लिखो -1, क्रॉस मल्टीप्लाई Cu Br 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम एसीटेट कैसे होगा, मैग्नीशियम के लिए लिखा आपने Mg, में लास्ट वाला बता रही हूँ, मैग्नीशियम एसीटेट, एसीटेट होता है CH3COO, मैग्नीशियम होता है अपना +2, एसीटेट होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा Mg। अब जो ये 2 है ना बेटा, ये इस पूरी की पूरी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज मल्टीप्लाइंग विद दिस एंटायर थिंग। तो हम कैसे लिखेंगे, CH3COO होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगाए हैं देखिए मैंने। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती और मैं केवल 2 लिखती ना बिना ब्रैकेट के, तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन 2 है, पर नहीं ना, जो ये 2 है हमारा, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस एंटायर थिंग, विद दिस एंटायर थिंग। ठीक है, हुआ क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा अब हम बात करते हैं मर्करी 2 क्लोराइड। ठीक है, मर्करी का साइन होता है Hg, मर्करी के नीचे लिख रखा है +2, क्लोराइड होता है Cl, Cl होता है -1। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा HgCl2।
डन? अंडरस्टूड नाउ ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। हर्ष, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी गुड सुमित। बन रहा है कि नहीं बन रहे क्वेश्चंस आप लोगों से? डन? मर्करी क्लोराइड हो गया? चलो, लेट अस लुक एट आवर अगला क्वेश्चन। बाकी तो इसमें आई थिंक यू पीपल विल बी एबल टू डू इट। यही दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, स्पेशली दिस एसिटेट वन, सो आई सॉल्व वो एसिटेट वाली चीज। अब हम आगे चलते हैं। चलो, write the molecular formula of all the compounds that can be formed by the combination of following ions। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। बेटा, जब भी आपकी दो चीजें कंबाइन करती है ना, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन करके कुछ नहीं बना सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन करके कुछ भी नहीं बना सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव साथ में होना चाहिए। तो मैं कॉपर 2+ और Na+ को मिलाकर कुछ नहीं बना सकती हूँ, पर मैं Na+ और Cl- को मिला के बना सकती हूँ। मैं Fe3+ और Cu2+ से नहीं बना सकती, पर मैं Fe3+ एंड SO4- से बना सकती हूँ। मैं Fe3+ एंड PO4- से बना सकती हूँ। मैं Fe3+ एंड Cl से बना सकती हूँ। मैं SO4- PO4- इनसे मिलके नहीं बना सकती हूँ मैं, पर मैं इन दोनों को आपस में मिला के चीजें बना सकती हूँ। तो एक पॉजिटिव का आयन उठाओ, एक नेगेटिव का आयन उठाओ और मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। एक पॉजिटिव का आयन उठाना है, एक नेगेटिव का आयन उठाना है और चकते फचे कर देना है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या बनेगा। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर्स का। और मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, वरना फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ही बोलते रहते हो, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है सॉल्व करने का। मैं नहीं कहूंगी। आ जाओ, जल्दी से बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। हरी अप। HgCl2 NaCl, वेरी गुड सुमित। NaCl के अलावा बताइए और क्या बनेगा। NaCl के अलावा बताइए और क्या क्या बन सकता है। Fe और SO4 को साथ में लाके बनाइए, क्या बन सकता है। Fe और SO4 को साथ में लाइएगा बेटा। Fe एंड SO4 साथ में क्या बनाएंगे मिलके। CuSO4, वेरी गुड, वेरी गुड। Fe और SO4 मिलके क्या बनाएंगे। Fe2SO4 होल थ्राइस, यही बनाएंगे ना। आई नो ये लिखने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। Fe2SO4- 3, FePO4, वेरी गुड। खुद को ऐसे ना शाबाशी की थपकी दे दो स्वाति मैम की तरफ से। वेरी गुड, अमेजिंगली अमेजिंग। हो गया, सॉर्टेड है। कितना तो आसान है, कितना तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा है सब। ओके, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मुझे बताना है कि जो ये फॉलोइंग चीजें हैं इनमें कौन से कटायन और अनायन प्रेजेंट है। ठीक है, Fe2SO4 होल थ्राइस, यस सुमित, वेरी गुड। अब जो ये 14th वाला क्वेश्चन है, ये 13th वाले से उल्टा है। 13th में क्या था, आयंस दे रखे थे, उनको मिलाकर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कंपाउंड बनाना था। अब 14th वाले में मुझे कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड को मुझे तोड़कर आयंस बताने हैं, कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, चलिए करिए। CH3COONA। और पता है आपको ये जो टॉपिक है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप इसकी 9th क्लास में महारत हासिल कर लेते हैं तो 10th क्लास वुड बी सो इजी फॉर ऑल ऑफ यू। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें एक
बहुत ही ट्विस्टेड सा रिएक्शन आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे 10th के बच्चों को आयंस बनाने आते ही नहीं है, क्योंकि 9th में अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। जिनको 9th क्लास में अच्छे से आयंस बनाने आ जाएंगे ना, कटायन अनायन बनाने आ जाएंगे, वो उस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेंगे। आपकी आधी 10th आसान हो जाएंगी इफ यू डू दिस अच्छे तरीके से। ठीक है, CH3COO माइनस एंड Na+। अब आयंस अगर आप बना रहे हैं ना बेटा, तो आपको साइंस जरूर मेंशन करने हैं। मैं बताती हूँ किस तरीके से लिखना है। चलिए, एक बारी है हमारे पास आगे जगह है। जैसे सपोज आई हैव CH3COO Na। ठीक है, CH3COO Na, तो क्या होगा, बीच से बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड इस एक फोर्स होती है जो इन्हें साथ साथ रखती है। ठीक है, मैम पढ़ता नहीं 10th वाला, कोई नहीं, हर्ष आप उनको स्वाति मैम की क्लास में भेज दीजिए, फिर पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, 1 बजे क्लास है, उसी चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के असर्शन रीजन मैं कराऊंगी, भेज देना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस एंड Na+ हो जाएगा। अच्छा, जैसे सपोज मेरे पास NaOH होता, तो मुझे पता है कि Na+ हो जाएगा, OH के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, OH के ऊपर माइनस आ जाएगा। अच्छा, अगला क्या है, NaCl है। ठीक है, NaCl भी टूट जाएगा, NaCl में भी आयंस मौजूद होंगे। Na होगा आपका प्लस वाला आयन और Cl होगा आपका माइनस वाला आयन। अब दूसरा है बेटा H2। H2 नहीं बनाएगा आयंस, H2 आयंस नहीं बनाएगा। इन सारी चीजों ने आयंस बना लिए, बट H2 आयंस क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम लोग अपनी हायर क्लासेस में करेंगे। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि H2O2Cl2 जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो टूट कर आयंस नहीं बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स आयंस बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आयंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो H2 आयंस नहीं फॉर्म करेगा, बाकी सबके आयंस फॉर्म हो जाएंगे। अगला क्या था, अगला कौन सा क्वेश्चन था उसमें, NH4NO3। अब NH4NO3 का मैं आपको बना के दिखाती हूँ। NH4NO3 देखते ही दिमाग में एक चीज आएगी कि NH4+ जैसा कुछ था, NH4+ जैसा कुछ था। सो NH4+ हो जाएगा एंड NO3- हो जाएगा। हो गया, इज्जी पिज्जी लेमन स्क्विजी, क्लियर हो गया। क्लियर है, बताइए, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। थकान तो नहीं हो रही है ना आप सभी को? कहीं आप सोचोगे मैम होती है आपको है, आप ना हमारा बहाना लेके खुद रेस्ट कर लेते हो। नहीं यार, सही में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना आज, बड़ा ज्यादा दिमाग यूज हो रहा होगा आप सभी का। मैं नहीं चाहती ना कि पता चले एग्जॉस्ट हो जाए आप। पढ़ने का मन है या बातें करने का मन है? नहीं मैम ना, अभी ना पढ़ती नहीं है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पढ़ना है कि बातें करनी है? कुछ डाउट है आप लोगों को अदर दैन दिस? अगर इसको ही पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं आप, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसी को ही पढ़ पढ़ के अगर बोरियत हो रही है आपको, आप मुझसे कोई दूसरे टॉपिक का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री, एकदम एकदम 1.5 घंटा पढ़ लिया है हमने ये। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मुझे किसी और चीज का डाउट पूछ लीजिए, पूछो। हर्ष, क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक, बताओ, क्या क्या पढ़ाई कर ली है? सबने क्या क्या पढ़ाई कर ली है? सारे के सारे बताओ कि मैम हमने ना ये चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई है मैम। क्या क्या पढ़ लिया है बताना पड़ेगा भाई, कमेंट सेक्शन में सबने क्या क्या पढ़ा है। आप लोगों के पास थोड़ी देर में जा रही है क्या मेरी ऑडियो, या लैग हो रहा है, जो टाइम लग रहा है रिस्पॉन्स आने में? या रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें करनी ही नहीं है बात, हमें पढ़ाओ, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है।
देखो लाइव क्लास का यही बेनिफिट होता है दैट आई कैन टॉक टू यू, वरना तो रिकॉर्डेड ही चल जाए। बताइए। ऐसे चुप बैठ जाते हैं यार, कितने मतलब मासूम से गाय से बच्चे हैं। इनको बोल देते हैं कि चलो थोड़ी बातचीत करते, चुप बैठ जाते हैं कि थोड़ी देर चुप बैठेंगे अपने आप पढ़ाने लग जाएगी, बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये नई ट्रिक है ना आप सभी लोगों की, ये एक नया हैक सीख लिया है ना आप सभी ने एक ये नया हैक सीखा है। केमिस्ट्री खत्म हो गया? एनटीएससी शुरू करवा दूं फिर? है, अगले महीने से एनटीएससी की क्लासेस लगाने लग जाऊं फिर आप सभी लोगों की? एनटीएससी पढ़ेंगे फिर अच्छे से। स्कूल के पेपरों की तो तैयारी हो गई है, अब नेशनल लेवल के टेस्ट की भी तैयारी करते। कौन कौन बच्चा प्लान कर रहा है एनटीएससी देने का, रेज योर हैंड। मतलब अगर मैं सीरियसली सोचूं भी टू स्टार्ट ओलंपियाड्स वगैरह वाली चीजें, किस किस बच्चे के दिमाग में चल रही हैं ये चीजें कि हाँ यार मतलब एनटीएससी वगैरह का कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? किस किस का है भाई बताओ। एनटीएससी पता भी है आप सभी को क्या होता है? आई होप एनटीएससी का तो सब जानते ही होंगे। एनटीएससी तो सारी स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे। एनटीएससी इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें आपका जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं साइंस के उनमें होता है, फिर आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे। एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। जो प्लान नहीं भी कर रहा है ना उस बच्चे को भी देना चाहिए, इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आप दोगे सुमित? दोगे? यहाँ पे मतलब आइडिया तो होगा ना आप सभी को, या फिर मैं एक अलग से क्लास लगाऊं इस चीज के ऊपर भी कि आपको पता ही नहीं है ये सब क्या होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। मतलब एनटीएससी इज समथिंग जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। चाहे आप वो स्कॉलरशिप लो या ना लो, एक तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको। यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस बूस्ट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सोचे नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, आप सभी लोगों की एक क्लास लगा देती हूँ मैं, जिसमें हम एनटीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या होता है, कैसे एनसीईआरटी कह रही एनटीएससी में क्या होता है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक मैट अलग से होता है, एंड देन फिर साइंस के किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं। दौड़ेगा? चलेगा नहीं मैम, दौड़ेगा ये कहना चाह रही हैं आप? ठीक है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाते हैं आप सभी लोगों की क्लास एक, जिसमें पूरा का पूरा समझाऊंगी मैं। एंड मतलब ये एक ऐसी चीज है जो ना आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हो, जैसे कहीं पर भी आप जाओगे इन फ्यूचर, अगर आप में से कभी कोई एमबीए वगैरह करने की सोच रहा है, अभी तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आती है, पर ना आईआईएम्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीए के। सो एमबीए एक चीज होती है जो आप किसी भी चीज में कर सकते हो, जैसे आपको कुछ मैनेज करना है, आपको कुछ चीजें देखनी है कि हाँ यार ये काम ढंग से हो रहा है या नहीं, आपको फाइनेंस में करना है, हॉस्पिटैलिटी में करना है, मैनेज करना होता है चीजों को। मैनेजर्स तो पता है ना आपको, वो एमबीए करके ही बनते हैं। ठीक है, तो उस एमबीए में अगर आप अच्छे कॉलेजेस से, आपको आईआईएम से करना है, तो आपके ना 10वीं तक के नंबर देखे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है सबसे पहली बात कि आईआईएम्स होते क्या हैं, तो वो बचपन से ही उसकी तैयारी कर नहीं पाते हैं, उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है विच इज कैट। तो टॉप 3 आईआईएम है, ए बी सी, अहमदाबाद, बी शायद बैंगलोर, एंड देन कैलकटा। ये 3 अपने सबसे बड़े आईआईएम्स हैं। इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये बताना होगा कि भाई आपके 10वीं में नंबर कितने हैं, 10वीं से ये लोग नंबर देखना शुरू कर देते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स विल बी सीन इन दैट एग्जाम। एंड बहुत सारे बच्चों को ना फिर इन फ्यूचर जाके इस चीज का रिग्रेट होता है कि वाई वॉज देयर नोबडी टू टेल अस कि 10वीं तक के भी नंबर देखे जाएंगे इस चीज में। वाई डेंट एनीबडी इन्फॉर्म अस कि ये इतनी ज्यादा क्रूशल क्लासेस हैं। हमें हमेशा से यूं बोला जाता था कि यार 10th का क्या करना है, 10th का क्या ही रोल है, ये सारी चीजें पूछी जाती थी। यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती थी।
चलिए, नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए जल्दी से। आया समझ में सभी को क्या करना है हमें ये? बीच में मेरी आवाज म्यूट तो नहीं चली गई थी? मैं बोले जा रही थी। आवाज म्यूट तो नहीं चली गई थी मेरी? मैम नाइन्थ का भी देखा जाता। हाँ मतलब यार, आपने जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स कर रखी है ना, उनके लिए उतनी ही बढ़िया बात है। आप जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स करो, उनको वही चीज कम लगती है। उन्हें लगता है कि यार ये भी कम है, ये भी कम है, बिकॉज अपने इंडिया में इतना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, एवरीबडी इज कम्पीटिंग विद एवरीवन। व्हाई डू यू थिंक कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट रैट रेस लगी हुई है, हर एक बंदा दूसरे को हराने पे तुला हुआ है। कोई किसी को आगे बढ़ने में तो हेल्प करना छोड़ो, एक दूसरे को पीछे खींचने में भी लोग लगे हुए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि भाई एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर ही अपना काम कर लेते हैं, हम बाहर जाकर ही हमारी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी करने का कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज कि इधर इतना ज्यादा कंपटीशन है बेटा, कि उन्हें कुछ ना कुछ चीज करनी पड़ती है, सो दैट वो डिफरेंशिएट कर सके कि हाँ यार, ये बढ़िया बच्चा है, ये पूरी की पूरी क्रीम है, और ये नॉर्मल बच्चा है। तो वो क्या करेंगे, नंबर तो एंट्रेंस एग्जाम में ले आएगा कोई भी, वो ये देखते हैं कि क्या इसकी बचपन से ही ये फोकस्ड है या नहीं, बचपन से ही इसने अच्छी पढ़ाई करी है या नहीं। सो समहाउ जो उन बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने की जो प्रिपरेशन है बेटा आपकी, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी वेरी यंग एज, इट स्टार्ट्स एट अ वेरी वेरी यंग एज। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे मेहनत करो। नाइन्थ क्लास को ना एक छोटी क्लास मत मान के चलो कि यार क्या ही पढ़ना है यार नाइन्थ क्लास में। हर एक चीज का बेस ही आपका रेडी होता है नाइन्थ क्लास में। ईच एंड एवरीथिंग यू डू टेक्स प्लेस इन योर नाइन्थ क्लास। कौन कहता है नाइन्थ क्लास छोटी होती है? किसने कहा नाइन्थ क्लास छोटी है? नहीं, हर एक चीज का जो बीज है वो आपके नाइन्थ क्लास में ही बोया जाता है। अगर आपको साइंस में महारत हासिल करनी है, तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों चीजों के ऊपर खास फोकस करना है इफ यू आर प्लानिंग टू टेक पीसीबी। व्हाई डू यू थिंक कि जो ये कोटा वगैरह होते हैं, यहाँ पर बच्चे नौवीं नौवीं क्लास में चले जाते हैं, आप जाके देखोगे वहां पर बच्चे आठवीं आठवीं क्लास से पढ़ रहे हैं। सो इफ एनी ऑफ यू इज टेकिंग नाइन्थ क्लास वेरी लाइटली कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अगर इस तरीके की कुछ आप चीज करो, भाई छोड़ दो करना। इफ यू आर ड्रीमिंग बिग, इफ यू वांट समथिंग वेरी बिग, यू हैव टू पुट इन द वर्क, यू हैव टू पुट इन दी एफर्ट्स। मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, बट पहले आपको मुझे बोलना तो पड़ेगा ना दैट मैम वी नीड योर हेल्प। Nobody is ever going to help you until and unless you ask for it बेटा। जैसे पेरेंट्स स्पून फीड करते रहते ना, मम्मी पीछे घूमती रहती है पूरा टाइम की खाना खा ले पानी पी ले, खाना खा ले पानी पी ले। Nobody is ever going to do that, ठीक है? हाय राज, नमस्ते। राज ने केमिस्ट्री 2 बार ही रिवाइज कर ली, क्या बात है राज, वेरी गुड। कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, या सब बढ़िया चल रहा है? नेक्स्ट मंथ से आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि हमारी रिवीजन सीरीज शुरू हो रही है, तो वहां पर हम अपनी रिवीजन सीरीज देखेंगे। ऑल्सो राज, आज 1 बजे आपकी असर्शन रीजन की क्लास है, तो असर्शन रीजन वाली क्लास जरूर अटेंड करने आना, ठीक है? मजा आ रहा है बहुत। देखो यही होता है, जब पढ़ाई अच्छी होती है ना, तो अलग से एक फील आती है पढ़ाई करने में भी। मैं कह रही हूँ ना बेटा, जैसे ड्रग्स का नशा होता है ना, वो बहुत ही बेकार होता है। सक्सेस का, पढ़ाई का, जीत का अपने आप का एक अलग नशा होता है, और वो इतना ज्यादा अडिक्टिव होता है, एक बारी आपको लग जाए ना तो वो छूट ही नहीं सकता है, आप कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लो, यू जस्ट कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। इतना ज्यादा अडिक्टिव होता है वो, इतना ज्यादा। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बारी ना अपना वो नशा बनाओ पढ़ाई का, सक्सेस का, एंड देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स। तब जाके चीजें आपको अच्छी लगने लगेगी, तब जाके आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, मतलब दिस इज समथिंग गुड, ऐसा होगा। ठीक है, सब मस्त चल रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अच्छा, प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं। सुमित, आ रहा है समझ में, या मैं बस ऐसे ही बोले जा रही हूँ, बातें करे जा रही हूँ मैं? हाँ भाई सुमित, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात मैडम की? या ऐसे ही हाँ ठीक है, ज्ञान दे रही है मैम हमारी, बोले जा रही है, हमें तो क्या ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें बोल रही हूँ बेटा, देर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सोने के नहीं, सोना भी नहीं, एकदम प्लेटिनम के माफिक, एंटी मैटर के माफिक।
कीमती है ये आपके लिए। एंटी मैटर एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट कीमती चीज प्रेजेंट रहती है अपने इसमें। ठीक है, स्कूल में कुछ नहीं होता, हाँ ये तो है यार, मतलब स्कूल में और कुछ तो नहीं होता, दोस्तों के साथ बातचीत करके टाइम ही वेस्ट होता है। और स्कूल में जाने का, दोस्तों से मिलने का फायदा सिर्फ ट्वेल्थ वालों का है, क्योंकि ट्वेल्थ वाले दोबारा मिलेंगे नहीं, आप लोग तो वापस से 11 ट्वेल्थ में मिल ही जाओगे। तो अभी अपने बोर्ड्स के ऊपर ही फोकस करो, बोर्ड्स में बढ़िया नंबर आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी, है ना। अखबारों में नाम छपने चाहिए अब की बारी होना चाहिए कि भाई जो अगला टॉपर निकला है वो स्वाति मैम का स्टूडेंट है। ये तो चाहिए ही चाहिए। कभी भी आप लोगों से कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं मांगा, यही है हमारे लिए तो गिफ्ट। ठीक है कि हमारे बच्चे इतने बढ़िया नंबर ले आए कि ऐसे अखबारों में बिल्कुल ही फुल टू पर्चे छप जाए। ठीक है सुमित, ठीक है भाई, आ रही है समझ में। सुमित तो अपना चला गया, सुमित बोल रहा है कि हाँ पढ़ने के लिए आया था मैं, ये सब सुनने के लिए नहीं आया था। तो सुमित, अगर आईआईएम की तैयारी करने की सोच रहे हैं आप, अगर आपका मन है, मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक इंजीनियरिंग और मेडिकल एज अ सब्जेक्ट इन फ्यूचर, यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग दैट यू कैन, यू हैव टू डू जो भी चीज मैं आपको बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है तो उसको, उस बात की गांठ बांध लो कि मैम ने कहा है इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं स्किप करना। इस तरीके की चीजें कर रही है वो, बाय माय वर्ड्स, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर लगेगा कि हाँ यार कुछ तो किया है हमने और कुछ हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए पढ़ाई शुरू करें या बच्चे गए हमारे। किसी के और कोई डाउट्स हैं, कुछ है कंफ्यूजन तो पूछिए, पूछिएगा भाई पूछिएगा, जल्दी से अच्छे से पूछिएगा। डाउट्स है किसी के कुछ। नाइन्थ वालों तुमसे पूछ रही हूँ मैं, बस बैठ के यहाँ पे बातें ही सुने जा रहे हो, मेरे डाउट्स पूछो। या मैं फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने शुरू कर दूं, बाद में मुझे फिर ये नहीं सुनना है कि मैम नहीं हमें इतने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने थे। चलो एक काम करो तो फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। ऑल ऑफ यू डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो था, कीजिएगा। क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे, लगाया था ना मैंने, बताओ। व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें निकालने थे फॉर्मूले, है ना, फॉर्मूले लगाने थे या उनके आयंस वगैरह बताने थे। करते हैं फिर एक बारी, लगाते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइएगा। पक्का डाउट नहीं पूछ रहे, फिर मैं बारी बारी ऐसे शफल नहीं करती रहूंगी, तो अगर नहीं है तो फिर शुरू कर देते हैं हम। फॉर्मूले बताने हैं कैल्शियम एंड फ्लोरीन का, कैल्शियम एंड फ्लोरीन मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, जल्दी से बताइए। इसको मैं इरेज करती हूँ, कैल्शियम एंड फ्लोरीन। अब उसके लिए आपको कैल्शियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए और फ्लोरीन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। सो कैल्शियम एंड फ्लोरीन मिलकर आपके कौन से आयंस बनाते हैं, मतलब क्या फॉर्मूला बनाते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, जस्ट अभी बताया था, Ca+2। What is the valency of fluorine? What is the valency of fluorine? +2 -2 या +1 -1? देखो फ्लोरीन प्लस में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्लस प्लस आपस में मिलके कभी भी बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर -1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा CaF2। आ गया समझ में। ये 10वीं वाले बच्चे ही आके जवाब दे रहे, 9वीं वालों को थोड़ी ना पढ़ना है। हाइड्रोजन एंड सल्फर का फॉर्मूला बना के दिखाइए आप, इतने हाइड्रोजन एंड सल्फर का फॉर्मूला बनाकर दिखाइए जनाब, क्या बनेगा। ऐसे बैठ जाते हैं बस फोन चला के और साइड में पता नहीं टैब खोल के क्या क्या देखते होंगे। लॉग व्लूग दिखवा लो इनसे, कितना ही करवा लो, क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। करिए, हाइड्रोजन एंड सल्फर का बताइए क्या बनेगा। सल्फर की भी वैलेंसी डिस्कस की थी मैंने आप सभी लोगों के साथ, सल्फर की भी वैलेंसी डिस्कस की थी। कमेंट्स खोल रखे हैं, बताइए क्या बनेगा। ऐसे एकदम ही शांत बैठ जाते हैं, बिल्कुल ही चुपचाप ऐसे बेचारे से बन के कि जैसे पता नहीं क्या ही इनको करने के लिए बोल दिया है मैंने, बोल दिया बेटा जायदाद नाम कर दो, है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, सल्फर की होती है -2। दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा, दोनों चीजें आपस में मिलेंगी +1।
-2, दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बहुत ही गंदा स्मेल करती है ये इसमें से ना गटर जैसी स्मेल आती है। इट इज वेरी 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 स्टिंकी। ठीक है, एक मिनट, अगला क्या करना है, अगला लगा देती हूँ। हाँ, मैं सारे एक साथ करो, एक साथ करो। हाँ, करिए। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का निकालिए, कार्बन एंड क्लोरीन का निकालिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करिएगा, सभी के सभी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन करिए। क्या फॉर्मूला बनेगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे? नाइट्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए, हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखिएगा। नाइट्रोजन क्या होता है लिखिएगा उसके नीचे, प्लीज 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 गाइज, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। वेट कर रही हूँ, 1 मिनट का समय दे रही हूँ, 30-30 सेकेंड्स ईच होने चाहिए थे, तो मिल गया है आपको उतना ही समय। जल्दी से करके बताओ मुझे क्या होगा। और यहीं पर ही अगर मैं बोल दूं ना कि यार देखो ना, इंस्टाग्राम पे एक नया मीम आया है, तुमने देखा, फटाफट से सबके रिप्लाई आ जाते, फटाफट से सब बोल देते कि हाँ जी मैम हमने देखा, आपने भी देखा है क्या वो, फटाफट से। 5 होती है वैलेंसी। आर यू श्योर सैफ? कहीं 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं? कहीं 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं? फर्क होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सैफ जी, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ 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 नहीं बोलना होता, हाँ बोलना होता है। अगर श्योर होते हो जवाब को लेकर तो हाँ बोलना होता है, हाँ 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 नहीं बोलना होता है। हाँ 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 इज योर लाफिंग। ठीक है बेटा, 5 ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी तो उसकी बेटा 3 होती है, और 3 में भी -3 होती है। सेफ, एक बारी फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर बताओ मेरे को। सेफू, सेफ बेटा जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताइएगा आप। फिर हम बताते हैं कि आप जो मुझे बात बोल रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, वो किस कदर तक करेक्ट है, किस कदर तक इनकरेक्ट है। अपना सुमित गया तो अपना सैफू आ गया। 1 मिनट यार, लिखी, मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,5। बेटा 5 ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी अलग होती है। वैलेंसी है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो। सो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे तो -3 होगी। तो बेटा n के नीचे आएगा -3, h के नीचे आएगा आपका +1, दोनों करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बन जाएगा आपका NH3। ये बनेगा आपका। सेफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1s2 2s2। आप 1s2 2s2 पे जा रहे हैं एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन डूइंग द मोस्ट बेसिक ऑफ द क्वेश्चंस। यू आर गोइंग टू 1s2 एंड 2s2 बट यू आर अनेबल टू नो कि वैलेंसी क्या है। डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, डू नॉट कॉम्प्लिकेट देम। मैं एक डायरेक्ट सी चीज पूछ रही हूँ बस आपसे कि इसमें क्या होगा, मतलब इसमें किस तरीके से आप आपकी वैलेंसी निकालेंगे। सो वैलेंसीज की कितने इलेक्ट्रॉन्स का टोटल लेन देन किया गया ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो ऑक्टेट तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर पूरा होगा ना, तभी तो आउट ऑफ मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए उसकी वैलेंसी आपकी -3 होगी। अब हम बात करते हैं जैसे कार्बन एंड क्लोरीन की। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 वाली नहीं, 2,5 वाली बोली थी मैंने। मैं कह ही नहीं रही, आपने गलत बोल रही हो। 4 5 6 7, हाँ 1s2 2s2 2p3 सही बोली है आपने। पर 9th क्लास में 1s2 2s2 2p3 ये सब नहीं पढ़ाया जाता है ना। अब मैं बात करूं अगर कार्बन एंड क्लोरीन की, तो आप कार्बन एंड क्लोरीन एक बार ड्रॉ करके दिखाइएगा मुझे। आपके हिसाब से कार्बन एंड क्लोरीन किस तरीके से होगा? हाउ विल यू मेक सेंस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। क्या होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 2,4, यानी कि कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब कार्बन के पास एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन ना
गेन नहीं कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विल टेक प्लेस। सो इन दैट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आपका क्या होगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी +4 और क्लोरीन की होती है -1, कार्बन की हो जाएगी आपकी +4। ऐसे +4 हम शो करते हैं क्योंकि क्लोरीन की माइनस में है, -1। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कार्बन एंड क्लोरीन का फॉर्मूला CCl4 बन जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। चलो, आ गया समझ में? मुझे लगता है एकदम से ना बहुत ज्यादा आज हो गया है, 15 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादा करेंगे तो तुम ऐसे ना घबरा जाओगे, ऐसे थोड़ा सा दुखी दुखी से हो जाओगे, तो 15 क्वेश्चन ही करते हैं। मैं एक बारी तुरंत से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यार, अगला क्वेश्चन भी इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा दिया गया सिंबल इनकरेक्ट है। अब कोबाल्ट में CO होता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो दूसरी वाली चीज होती है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है ना, दैट शुड बी स्मॉलर। सो इट शुड बी C एंड स्मॉल o। पहले वाला पार्ट हमेशा कैपिटल में होगा, दूसरा वाला हमेशा छोटा होगा, तो C एंड स्मॉल o होना चाहिए। अच्छा, कार्बन जो होता है उसका सिंबल C होता है, पर यहाँ पे स्मॉल c लिखा हुआ है। कार्बन के सिंबल में स्मॉल c नहीं आएगा, अगर सिंगल डिजिट है, सॉरी सिंगल लेटर है, वो हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल होगा, एंड अगर सिंगल लेटर है तो वो आपका हमेशा कैपिटल होगा। अब मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का सिंबल भी Al होता है। अब इसमें भी यही दिक्कत हो गई ना कि A भी बड़ा कर दिया इन्होंने, L भी बड़ा कर दिया। तो A बड़ा होना था, L छोटा होना था, तो ये वाला आपका गलत है। हीलियम का बिल्कुल करेक्ट है, हीलियम में H आपका कैपिटल होना था और E आपका स्मॉल होना था। सोडियम वाला भी अपना गलत है। सोडियम वाला क्यों गलत है? क्योंकि सोडियम का जो नाम है वो हम सोडियम से नहीं लिखते हैं, वो हम नाट्रियम से लिखते हैं। जो है नाट्रियम, उसका लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम। तो इसका सिंबल N स्मॉल a होना चाहिए था, N स्मॉल a। ठीक है, चलिए। अब जो ये बाकी जितने भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे हमारी अपकमिंग क्लासेस में। बट ओवरऑल देखा जाए हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया कि किस तरीके से मैं मोल्स से और मॉलिक्यूल्स से वेट निकाल सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने किस तरीके से ये पढ़ा कि भाई एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सिंबल ऑफ सोडियम। अब इसमें भी अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने वहां पर पढ़ा है, सो दिस इज द सेम क्वेश्चन बीइंग रिपीटेड। तो हमने ये भी हमारा अच्छे से पढ़ लिया। तो देखा जाए ओवरऑल, ऑल इन ऑल, हर एक चीज कवर कर दी गई है आप लोगों की ऑलरेडी। ठीक है, चलिए तो मेरे बच्चों, आपकी आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया हो, जो भी चीजें हमने करी हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बट इफ देर इज एनीथिंग जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या आपको मतलब किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी है, मैम हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैम हमें इस चीज में डिफिकल्टी है, सो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर कर दूं। ठीक है, आ गया समझ में? सो प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एनीवेयर, क्योंकि लाइव चैट में तो मुझे नहीं दिखता है, मिस आउट हो जाते हैं। रीच आउट टू मी इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बताओ कि मैम 3 नहीं समझ में आया, मैम 3 में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं क्लियर करवाऊंगी। यू जस्ट हैव टू गिव मी अ चांस। मुझे बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है, तभी तो मैं उस चीज को क्लियर करूंगी। अंडरस्टूड है सभी को क्या कहना चाह रही हूं मैं? सबको क्लियर है, सबको सॉर्टेड है? जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू है, एनी डाउट? और अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ही बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवा दिया है हमारी स्वाति मैम ने। लेकर आओ सबको, सबका भला करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। ठीक है, सो लेकर आइएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। तब तक के लिए अगर आपको ये जो भी पीपीटी है, जैसे पीपीटी में हमने चीजें सॉल्व करी है ना, दिखा देती हूँ यार मैं, कहाँ
ये वाली ने कहा है अपनी पावर पॉइंट, ये रे, हाँ। तो जो भी चीजें मैंने सॉल्व करी है, अगर आपको चाहिए ये तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप सभी के डिस्क्रिप्शन में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहता है, तो आप वहां पर जाकर अपने उसको मतलब डिस्क्रिप्शन पे उस टेलीग्राम ग्रुप लिंक क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे आपको सारी की सारी पीपीटी एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय, चलो मैं क्लास खत्म कर देती हूँ। थैंक यू यार, 2 घंटे साथ निभाया आपने मेरे साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।